नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में, जो कि एक प्रमुख टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से पॉलिटी एंड गवर्नेंस में तमाम प्रकार के कंपटीशन के एग्ज़ाम के संदर्भ में, चाहे आरओ हो, यूपीपीसीएस हो, ठीक है, यूपीएससी हो। आज हम लोग बात करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास की। इससे पहले हम लोग 2-3 क्लास हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे कि संविधान का भाग 1 जो संघ एवं इसका क्षेत्र है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। चूँकि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान का भाग फर्स्ट आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यह कहता है भारत के संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत की व्यवस्था है, ठीक है, भारत को जैसे अनुसूची 1 में राज्यों के संघ के बारे में, राज्यों का क्षेत्र के बारे में बताया गया, तो उसी के बारे में थोड़ा सा वर्णन करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में संघ और उसके संबंधित क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया, अपने देश का 2 नाम है, भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, ठीक है, न कि राज्यों का परिसंघ। ठीक है, अनुसूची 1 जो है राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक, भारत का क्षेत्र में आप देखेंगे कि राज्य हो गया, संघ राज्य क्षेत्र हो गया, अधिग्रहित क्षेत्र हो गया। जब हम भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, भारत के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे 3 श्रेणियाँ राज्य आ गया। भारत में आप जानते हैं 28 राज्य है। ठीक है, फिर संघ राज्य क्षेत्र में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, अधिग्रहित क्षेत्र हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र आते हैं वो भारत का एक क्षेत्र होता है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का जो विषय है वह केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण और प्रशासित होता है। ठीक है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो भारत में संघ राज्य क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित एवं प्रशासित होता है। इसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, राज्य आप जानते हैं राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। क्योंकि जो राज्य हैं वो संघ से मिलकर काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि राज्यों का निर्माण भारत में संघ के माध्यम से और संघ सरकार के माध्यम से, ठीक है, हुआ है। अधिग्रहित क्षेत्र में आप देखेंगे सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित। ठीक, अगर मैं बात करूं राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो भारतीय संघ अमेरिकी परिसंघ की भांति राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ पे अमेरिका में राज्यों ने केंद्र का निर्माण किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है। ठीक है, इस प्रकार भारत में जो राज्यों का संघ है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, भारत का क्षेत्र के बारे में यदि बात किया जाए तो आप देखेंगे क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, ये सब क्वेश्चन बनता है। भारत का क्षेत्र में अब देखेंगे भारतीय संघ की तुलना में भारत का क्षेत्र की ज़्यादा व्यापक अभिव्यक्ति है। यानी कि भारतीय संघ और भारत का क्षेत्र में यदि तुलना किया जाए दोनों शब्दों में, तो भारतीय संघ की अवधारणा के अनुसार जो भारत का क्षेत्र है अधिक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि
भारतीय संघ में देखेंगे यह भारत का क्षेत्र के सिद्धांत की तुलना में संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि इसमें केवल राज्य शामिल हैं। भारतीय संघ में आप राज्य शामिल करते हैं, लेकिन वही भारत का क्षेत्र में आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश और भी जो क्षेत्र शामिल हों, भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है जो। तो इस प्रकार भारत का क्षेत्र एक व्यापक अवधारणा है, लेकिन भारतीय संघ एक संकीर्ण अवधारणा है जिसमें राज्य शामिल हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है भारतीय संघ की तुलना में यह क्षेत्र की ज़्यादा व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 का अधिनियम था। चूंकि सन 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना संविधान था, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। कैसे राज्यों का फॉर्मेशन हुआ है, चेंज हुआ है, उसके बारे में बता रहा हूँ। संविधान था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जम्मू कश्मीर में लागू संशोधन आदेश दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, एक जो है केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर जो विधानमंडल के साथ जो भी हाल ही में चुनाव हुआ है, दूसरा केंद्र शासित राज्य लद्दाख जो विधानमंडल के बगैर, ठीक है, निर्माण हुआ। दूसरी बात क्या है कि जो कानून बनाने की शक्ति है, जैसे आप जानते हैं भारतीय संविधान का भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आप जानते हैं संसद के पास ये शक्ति है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, इसके पास शक्ति है। तो उस प्रकार कानून बनाने के लिए संसद की जो पावर है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीनों सूची या राज्य सूची सहित कि किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेशों में संसद तीनों सूची या राज्य सूची सहित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली व दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम भी बना सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास भी ये भी पावर है, ठीक है। संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकता है। संसद के पास ये भी पावर है कि संसद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का भी गठन कर सकता है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 के बीच बताया गया है। अभी हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित होता है। प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है एक तरीके से, ठीक है, न कि राज्य का प्रमुख होता है। जैसे उपराज्यपाल, ठीक है, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, ठीक है, उपराज्यपाल का जो प्रावधान है वो दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, अंडमान निकोबार में है, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में। लेकिन प्रशासक जो होता है जिसे हम राष्ट्रपति का एक एजेंट के रूप में मानते हैं, ये आप देखेंगे तो चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में एक प्रशासक होते हैं, ठीक है।
दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का भी निर्माण किया गया, ये बात आप जानते हैं। ठीक है। दिल्ली के लिए क्या विशेष प्रावधान है, इसे भी आप जान लेते हैं। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 239 ए में है। ठीक है। दिल्ली के लिए जो विशेष प्रावधान है, एक केंद्र शासित प्रदेश राजधानी भी है, उसके लिए जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 239 ए में है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, किया गया है। दिल्ली के लिए 70 विधानसभा सीटें हैं जो सीधे लोगों द्वारा यानी जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने का भी प्रावधान है दिल्ली विधानसभा का। ठीक। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की राय के अंतर के मामले में उपराज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हैं, यानी उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अगर राय में कोई अंतर है तो उपराज्यपाल मामले को, आप देखेंगे कि वह मामले को राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हैं। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें क्षेत्र का प्रशासन उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उपयुक्त प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं तथा क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या आकस्मिक प्रावधान बना सकते हैं, अनुच्छेद 356। ठीक है। इसके साथ साथ उपराज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश को विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद आप जान रहे हैं कि अन्य भी टॉपिक हैं। नागरिकता, जो कि भाग सेकंड। ठीक है। इसमें यह बात बताई गई है सिटीजनशिप के बारे में। क्या है ये बातें? भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक नागरिक और विदेशी। नागरिक, इन्हें सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है। नागरिक वह होते हैं जिन्हें सभी जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार, मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सामाजिक, आर्थिक तो मिलते ही मिलते हैं। विदेशी जो होते हैं, विदेशी जो होते हैं, मित्र विदेशी या जो भी हैं, इन्हें सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। संविधान में प्रदत्त वे अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है वो विदेशियों को नहीं प्राप्त है। जैसे आप बात करेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या अधिकार है नागरिकों को। जैसे अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 देखेंगे तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने, सम्मेलन करने, संचरण, निवास और व्यवसाय चयन का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, ठीक है, 19, 29 और 30 ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और भी नागरिकों को क्या अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है? जैसे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान का अधिकार, संसद और राज्य विधायिकाओं के सदस्य के रूप में चुने जाने का अधिकार, राष्ट्रपति जैसे सार्वजनिक पदों को धारण करने का अधिकार,
ये भारत में जन्म से या प्राकृतिक रूप से दोनों तरीके से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होता है, चाहे जन्म से हो या फिर प्राकृतिक रूप से, दोनों तरीकों से जो भी है भारत का नागरिक होना चाहिए। जबकि अमेरिका में केवल जन्म से अमेरिकी नागरिक व्यक्ति ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि नागरिकता से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान में बात करें तो संविधान के भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। जो सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच है। संविधान में नागरिकता के संबंध में अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं दिए गए हैं। इसमें सिर्फ संविधान लागू होने की तिथि के समय नागरिकता प्राप्त लोगों की पहचान किया गया है। ठीक है, 26 जनवरी संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण करे। पार्लियामेंट के पास एक शक्ति है। ठीक है, ये चूँकि 26 जनवरी 1950 की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए कुछ अनुच्छेद हैं उससे जुड़े जो बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 बताता है कि संविधान लागू होने के समय से प्राप्त नागरिकता के बारे में। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो उस दिन से बताता है कि नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है आर्टिकल 5 में। फिर देखिए आर्टिकल 6 बताता है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों को दी गई नागरिकता। जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके बारे में बताता है कि जो दी गई नागरिकता है, आर्टिकल 6। फिर उसी प्रकार आर्टिकल 7 जो है, पहले पाकिस्तान गए और बाद में भारत में पूर्णवास करने वालों को दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के मूल निवासियों की नागरिकता के बारे में बात करता है। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि अनुच्छेद 8 तो भारत के मूल निवासियों के बारे में दी गई नागरिकता के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 11 नागरिकता के अधिकारों को विनियमन संसद विधि द्वारा करेगी। ठीक है, संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से जुड़े अन्य सभी मामलों के लिए कानून बना सके। इसके अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 में संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से जुड़े उपबंध दिए गए हैं। पार्लियामेंट ने, संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया है और इस अधिनियम में 1955 में संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से जुड़े उपबंध दिए गए हैं। जैसे नागरिकता अर्जन में आप देखेंगे जन्म से, अर्जन में 5 प्रकार का है। जैसे जन्म से नागरिकता, जैसे अगर एक व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता से भिन्न भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, जन्म से। एक बात और जो है इसमें कुछ अफवाह, जैसे भारत में कार्यरत जो कार्य करने वाले हैं विदेशी राजनयिकों और शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते। ठीक है, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर क्या है प्रावधान नागरिकता की। एक व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो, ठीक है, जिसे 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच और उसका
पिता यानी भारत का नागरिक हो, यानी वह व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा हो लेकिन उसके चाहे फैमिली में पिता हो माता हो भारत का नागरिक हो, ठीक है, एक भारत का नागरिक हो कोई 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच की बात है कि उसमें से कोई उसके माता पिता एक नागरिक हो तो वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है पंजीकरण की बात। पंजीकरण में आप देखेंगे कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण में केंद्र सरकार किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो के द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता हो और वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ ले, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो के द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर सकता है, ठीक है, कुछ निश्चित शर्त हो उसका हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से दिया गया है। जैसे परित्याग, परित्याग में आप देखेंगे कि पूर्ण आयु यानी कि वयस्क और क्षमता स्वस्थ मानसिक वाला भारत का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है, ठीक है। ऐसी घोषणा के पंजीकरण के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति के अवयस्क बच्चों की नागरिकता भी इसके बाद समाप्त हो जाएगी। हालांकि वयस्क होने के उपरांत वह बच्चा पुनः नागरिकता हासिल कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए 18 साल का नहीं है, डिसीजन तो उसके पिताजी का था, उसके परिवार का था, तो बाद में जो है वो चाहेगा जब वयस्क हो जाएगा तो नागरिकता ग्रहण कर सकता है, ठीक है। दूसरा है बर्खास्तगी। बर्खास्तगी में देखेंगे कि जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से या होशोहवास में जानबूझकर और बिना दबाव, अनुचित प्रभाव या मजबूरी के किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति जो है अगर अपने होशोहवास में जानबूझकर बिना दबाव के, अनुचित प्रभाव या मजबूरी के किसी अन्य देश का नागरिकता स्वीकार करता है तो खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा है वंचन। वंचन में क्या है? वंचन ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाती यदि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को से भारतीय नागरिकता कुछ आधार पर समाप्त किया जा सकता है, जैसे यदि वह फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त किया हो, अपने देश की नागरिकता यदि वो फर्जी तरीके से प्राप्त किया हो, भारतीय संविधान का अनादर किया हो। दूसरा पहलू ये भी है, यदि वो भारतीय संविधान का अनादर कर रहा है तो भी उसकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। युद्ध काल में शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया गया हो या सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया हो, पंजीकरण या देशीकरण से हासिल नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशन हैं जिसके आधार पर गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार, केंद्र सरकार नागरिकता जो है समाप्त कर सकता है। या एक कंडीशन और है कि 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर निवास कर रहा हो, ठीक है। ये हो गया। तो ये रहा नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अन्य क्लास देखेंगे और क्या है विशेषताएं।